2022 की सर्दियों की बात है। भारत के सबसे पुराने शहर काशी के एकदम बाहरी इलाके में ना एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मतलब रहस्य शब्द के मायने ही हमेशा के लिए बदल दिए। काशी का नाम आते ही तो दिमाग में घाट और आरती ही आती है। बिल्कुल, मतलब जब भी हम काशी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में गंगा के घाट आते हैं, सुबह की आरती और एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शांति आती है। लेकिन जहां रोशनी सबसे तेज होती है ना, वहां परछाइयां भी उतनी गहरी और भयानक होती हैं। एकदम सही कहा आपने। तो एक पुरानी हवेली के पीछे बने एक गहरे, सूखे और एकदम सुनसान कुएं में ना इंसान के नाखूनों के खरोच के गहरे निशान मिले थे। मतलब सोचिए, कोई शरीर नहीं मिला, खून का कोई कतरा नहीं, सिर्फ पत्थर पर मौत से बचने की एक खौफनाक जद्दोजहद के सबूत। बाप रे, ये तो सुन के ही अजीब लग रहा है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। हम उस खौफनाक तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे जो इंसानी समझ की हदों के एकदम पार काम करता है। ये बहुत दिलचस्प विषय है क्योंकि रोशनी और अंधेरे का ये जो संतुलन है ना, ये बहुत ही प्राचीन है। मतलब जो शहर हजारों सालों से जीवन और मृत्यु के चक्र का गवाह रहा हो, वहाँ कुछ ऐसी ऊर्जाओं का रुक जाना या अटक जाना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ऊर्जाएं जो इस दुनिया की नहीं है। बिल्कुल। जब हम इन पुरानी भूली बिसरी जगहों की परतों को हटाते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नियमों से नहीं चलता। पारलौकिक दुनिया के अपने बहुत ही सख्त और बहुत क्रूर नियम होते हैं। और जब कोई इंसान अनजाने में उन नियमों को तोड़ता है तो उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। हाँ, और अक्सर वो कीमत जान देकर ही चुकानी पड़ती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और यही नियम टूटा था 2022 की उस सर्द रात में। इस कहानी के केंद्र में 4 दोस्त हैं, रिया, नेहा, आदित्य और समीर। ये लोग दिल्ली से गए थे, राइट? हाँ, ये दिल्ली से आए थे। इन दोस्तों को मुख्य शहर की भीड़भाड़ से दूर काशी के भारी इलाके में एक पुरानी हवेली में रुकने का मौका मिलता है। अब रिया को वैसे भी हॉरर और पैरानॉर्मल चीजों का बहुत शौक था। ऐसे शौक अक्सर भारी पड़ जाते हैं। एकदम। उस हवेली का जो मालिक था, हरि नारायण नाम का एक बूढ़ा आदमी, वो उन्हें कमरे तो दे देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत स्पष्ट और सख्त चेतावनी भी देता है। वो उनसे सीधे कहता है कि सूरज ढलने के बाद हवेली के पीछे वाले हिस्से में बिल्कुल मत जाना। और जब कारण पूछा गया तो उसने सिर्फ एक पुराने कुएं का जिक्र किया और बात वहीं खत्म कर दी। देखिए, ये चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती है, ये दरअसल एक तरह का सुरक्षा घेरा होती है। जब कोई स्थानीय इंसान ऐसी चेतावनी देता है ना, तो वो पीढ़ियों से चले आ रहे किसी खौफनाक अनुभव का निचोड़ होता है। पर इंसानी फितरत भी तो अजीब है ना। मतलब जब हमें किसी चीज से दूर रहने को कहा जाता है तो हमारा कौतूहल और बढ़ जाता है। चेतावनी एकदम साफ थी, पर इंसानी फितरत ने उसे मजाक समझ लिया। खासकर समीर ने, उसे लगा कि ये बस एक पुराने आदमी का वहम है। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो आधी रात को समीर के उकसाने पर वो चारों हवेली के पिछले हिस्से में चले जाते हैं। वहां का माहौल एकदम अलग था। मतलब हवा में ना एक अजीब सी चुभन वाली ठंड थी। वो ठंड अक्सर नकारात्मक ऊर्जा की निशानी होती है। और फिर उन्हें वो कुआं दिखता है, बहुत पुराना, पत्थरों से बना और पूरी तरह से सूखी बेलों से ढका हुआ। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वो ये कि कुएं के मुहाने पर राख, सूखे नींबू, सिंदूर और टूटे हुए दिए पड़े थे। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि वो चीजें वहां क्या कर रही थीं? क्योंकि ये चीजें कोई साधारण कचरा या किसी पुराने त्योहार के अवशेष तो बिल्कुल नहीं है। राख, नींबू और दिए ये डार्क मैजिक या तांत्रिक अनुष्ठानों के एंकर होते हैं। मतलब ये बांधने वाले प्रतीक होते हैं। जब किसी बहुत ही शक्तिशाली, नकारात्मक या हिंसक ऊर्जा को किसी एक जगह पर कैद करना होता है ना, तब इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, मतलब वो उसे रोक कर रखने के लिए थे? हाँ, या फिर उससे कोई काम लेना होता है। ये इस बात का खुला संकेत था कि उस कुएं के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो न सिर्फ सक्रिय है, बल्कि उसे लगातार संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। बाप रे। और यहीं पर रिया से एक ऐसी गलती होती है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अपने उसी शौक के चलते रिया फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उस काले कुएं के अनंत अंधेरे में झांकती है। बहुत ही बेवकूफी भरा कदम था ये। और रोशनी कुएं की गहराई को चीर ही नहीं पाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अंधेरा उस रोशनी को निगल रहा हो। तभी कुएं के अंदर से एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई औरत की आवाज आती है, कुछ मांगो।
मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सुनकर। चारों अचानक पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां मीलों तक कोई नहीं था। समीर फिर हंसने लगता है। उसे लगता है कि कोई प्रैंक है या बस हवा की आवाज है। और रिया भी उस मजाक का हिस्सा बनते हुए कुएं के अंदर देखकर कह देती है, अगर सच में यहाँ कुछ है तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ओ नहीं, ये तो उन्होंने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बिल्कुल। और जैसे ही रिया का ये वाक्य खत्म होता है ना, कुएं के गहरे अंधेरे से पानी में किसी बहुत भारी चीज के गिरने की छप से आवाज आती है। उसने उनकी बात सुन ली। हाँ, और अचानक पेड़ों के पत्ते ही नमंद हो जाते हैं। हवा पूरी तरह रुक जाती है। मतलब एक ऐसा दम घोटू सन्नाटा छा जाता है जहां उन्हें अपनी ही दिल की धड़कन हथौड़े जैसी लगने लगती है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि पारलौकिक दुनिया में मजाक जैसी कोई अवधारणा होती ही नहीं है। मतलब उनके लिए इंटेंशन मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं। हम इंसानों को लगता है कि अगर हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है तो हमें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जगहों पर इरादा नहीं, आपके शब्द काम करते हैं। तो मतलब रिया के शब्द एक तरह का निमंत्रण थे। हाँ, जब रिया ने उस अनुष्ठान वाली जगह पर खड़े होकर अपनी इच्छा जाहिर की तो उसने दरअसल एक मौखिक समझौता कर लिया। उस अनजान शक्ति ने वो सौदा मंजूर कर लिया, और वो जो भारी चीज के गिरने की आवाज थी ना, वो उसी सौदे के तय होने का संकेत थी। और उस सौदे का भयानक असर अगले ही दिन से हवेली में दिखना शुरू हो गया। रिया जब सुबह उठी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। रात भर उसे एक ही भयानक सपना बार बार आ रहा था। तरह का सपना? सपने में एक औरत दिख रही थी जिसकी आधी त्वचा पूरी तरह जली हुई थी, आंखें पूरी तरह सफेद थी, और वो रिया को घूरते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कीमत देनी होगी। और सिर्फ सपने ही नहीं, शारीरिक संकेत भी मिलने लगे थे। नाश्ते के समय नेहा ने देखा कि रिया की कलाई पर एक काले रंग का गोल निशान बन गया है। जला हुआ निशान? हाँ, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा उसकी त्वचा पर रख दिया हो। और रिया को बिल्कुल याद नहीं था कि ये चोट उसे कब और कैसे लगी। यही वो कीमत है, कीमत देनी होगी। ये वाक्य उस नियम का आधार है जिसे हम समान विनिमय या इक्विवेलेंट एक्सचेंज कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। एकदम सही। विशेषकर डार्क एनर्जी के क्षेत्र में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। अगर कोई शक्ति आपकी कोई इच्छा पूरी करने के लिए ऊर्जा खर्च कर रही है तो उसे बदले में उसी स्तर की ऊर्जा चाहिए। तो वो जो आधी जली हुई औरत का सपना था, वो महज एक डरावना ख्याल नहीं था। वो शक्ति रिया के अवचेतन मन में घुसपैठ कर रही थी। वो जला हुआ निशान इस बात की मोहर था कि रिया अब उस शक्ति की नजर में आ चुकी है। लेकिन असली खौफ तो उस रात 2 बजे शुरू हुआ। रिया की नींद अचानक एक आवाज से खुलती है, नंगे पैरों के चलने की आवाज, छप छप छप। गीले पैरों की आवाज? सीधे कुआं से। हाँ। कमरे में घुप अंधेरा है, लेकिन दरवाजे के पास उसे एक परछाई नजर आती है, एक औरत की परछाई। उसके बाल बहुत लंबे हैं, सिर अजीब तरीके से झुका हुआ है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी ना, क्या था वो? उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, मतलब लगभग घुटनों के नीचे तक झूल रहे थे। रिया की आवाज गले में ही फंस जाती है। वो कांपते हुए नेहा को जगाने की कोशिश करती है, और जैसे ही नेहा उठती है वो परछाई गायब हो जाती है। सबूत तो छोड़ गई होगी वो। बिल्कुल। जब वे लाइट जलाते हैं तो फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। डार्क मैजिक में ऐसी अमानवीय शारीरिक बनावट जैसे वो लंबे हाथ, ये दर्शाती है कि वो कोई भटकती हुई साधारण आत्मा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक बेहद ताकतवर और विकृत हो चुकी डार्क एंटिटी है, और वो परछाई सीधे रिया के सबसे निजी स्थान, उसके बिस्तर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर इस साये को नुकसान ही पहुंचाना था या रिया की जान ही लेनी थी तो उसने सीधे हमला क्यों नहीं किया? ये बहुत ही तार्किक सवाल है ना? मतलब ये गीले पैरों के निशान छोड़ना, दरवाजे पर सिर्फ एक परछाई बनकर खड़े रहना और फिर अचानक गायब हो जाना, क्या ये महज एक डराने की चाल थी? ऐसा लगता है जैसे वो शक्ति उनके साथ लुका छिपी खेल रही थी। ये लुका छिपी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही क्रूर और सोची समझी रणनीति होती है। इसे हम एक कंप्यूटर के फायरवॉल के उदाहरण से समझ सकते हैं। फायरवॉल पैरानॉर्मल में? हाँ। इंसान की इच्छा शक्ति, उसका विल पावर एक फायरवॉल की तरह काम करता है। कोई भी बाहरी पारलौकिक शक्ति सीधे शरीर यानी आपके हार्डवेयर पर कब्जा नहीं कर सकती जब तक वो फायरवॉल मजबूत है। वायरस की तरह ये शक्तियां पहले बैकग्राउंड में आपके दिमाग पर वार करती हैं। इंसान के अंदर का जो खौफ होता है ना, वो उस शक्ति के लिए भोजन का काम करता है। तो नींद में डराना और निशान छोड़ना उसी का हिस्सा है। हाँ, शिकार को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करना। जैसे जैसे डर बढ़ता है, इंसान की मानसिक ढाल कमजोर पड़ने लगती है
और एक बार वो ढाल गिरी तो शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। और रिया के साथ ठीक ऐसा ही हो रहा था। वो बिना किसी बीमारी के खून की उल्टियां करने लगी थी। उसके शरीर पर जगह जगह काले जले हुए निशान उभरने लगे थे। और तो और उसे दिन के उजाले में भी वो सफेद आंखों वाली औरत दिखाई देने लगी थी। मतलब मतिभ्रम शुरू हो गया था। हाँ, कभी आईने के अंदर, कभी खिड़की के बाहर। जब हालत पूरी तरह बेकाबू हो गई तब जाकर उन लोगों ने हवेली के मालिक हरि नारायण को सब कुछ बताया। और तब हरि नारायण ने उस काले कुएं का जो इतिहास बताया ना, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। ऐसी जगहों का खौफनाक वर्तमान हमेशा किसी बहुत ही दर्दनाक और हिंसक अतीत से जुड़ा होता है। क्या बताया उसने? हरि नारायण ने बताया कि दशकों पहले उस हवेली में एक तांत्रिक रहता था। वो काले जादू का ज्ञाता था और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए खौफनाक अनुष्ठान करता था। तांत्रिक अनुष्ठान। एक रात गांव वालों ने उसे और एक औरत को किसी बहुत ही घिनौने रिचुअल को करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव वालों का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क गया कि उन्होंने उन दोनों को बेरहमी से पीटा और फिर कुएं में फेंक दिया। हाँ, जिंदा ही उसी कुएं में फेंक दिया। उन दोनों की मौत बहुत तड़प तड़प कर हुई थी और उसी दिन से उस कुएं के साथ एक श्राप जुड़ गया। कुआं आज भी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन बदले में वो इंसान की आत्मा ले लेता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो मतलब उनका जो दर्द और गुस्सा था वो एक एनर्जी ट्रैप या ऊर्जा के जाल में बदल गया। जब रिया ने वहां जाकर पैसा मांगा तो उस शक्ति ने वो इच्छा पूरी करने के लिए अपनी ऊर्जा को काम पर लगा दिया। लेकिन रिया ने जो मांगा है उसकी कीमत सिर्फ एक आत्मा से ही चुकाई जा सकती है। और वो शक्ति रिया की आत्मा को खींचने के बहुत करीब आ चुकी थी। एक बहुत ही दिल दहला देने वाला पल था जब समीर रिया के कमरे में गया। क्या हुआ वहाँ? उसने देखा कि रिया दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है और लगातार किसी से फुसफुसा कर बात कर रही है, जबकि कमरे में कोई और था ही नहीं। ये तो पोजेशन के लक्षण है। और जब समीर डरते हुए उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है तो रिया अपना सिर घुमाती है। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। पुतलियों का कोई नामो निशान नहीं था। हे भगवान! और फिर वो अपनी आवाज में नहीं बल्कि एक बहुत ही भारी घरघराती हुई डरावनी आवाज में कहती है, वो आ गई है। वो आ गई है? मतलब रिया की खुद की चेतना को उसके ही दिमाग के किसी अंधेरे कोने में धकेल दिया गया था। कुएं की उस डार्क एंटिटी ने उसके शरीर का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया था। दोस्त इतने दहशत में थे कि वे तुरंत हवेली से भागना चाहते थे, लेकिन रिया की हालत देखकर लग रहा था कि वो हवेली की सीमा पार करते ही दम तोड़ देगी। तो उन्होंने क्या किया? तब नेहा को हवेली के नीचे एक छिपा हुआ तहखाना मिला। उस गुप्त कमरे का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जमीन पर धूल की मोटी परत, जानवरों की पुरानी खोपड़ियां, छत से लटकते काले धागे और दीवारों पर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह। वो उसी तांत्रिक का कमरा होगा। एकदम उसी कमरे के बीचों बीच एक बहुत पुरानी फटे हुए पन्नों वाली डायरी रखी थी। और यहां से ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डायरी के पन्नों में साफ लिखा था कि कुएं के साथ किए गए सौदे को कैसे पलटा जा सकता है। लेकिन काले जादू के प्रभाव को उलटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, उसमें एक बहुत स्पष्ट चेतावनी भी थी कि जो कोई भी इस रिचुअल को बीच में छोड़ेगा वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। और डायरी के मुताबिक जो मांगा गया है उसे कुएं को वापस लौटाकर ही श्राप को तोड़ा जा सकता है। काले जादू को उलटना उसे बुलाने से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जब आप किसी डार्क एनर्जी के साथ सौदा रद्द करने की कोशिश करते हैं तो आपको उसी ऊर्जा के स्तर पर जाकर मंत्रों के जरिए उस शक्ति को सीधी चुनौती देनी पड़ती है। और उन्हें ठीक वही करना पड़ा। उस अंतिम रात का नजारा ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रात के करीब 2 बज रहे थे और चारों तरफ एक घनी दमघोटू धुंध छाई हुई थी। रिया की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके शरीर की नसें त्वचा के ऊपर से काली और नीली दिखाई दे रही थी। मतलब समय बहुत कम था उनके पास। आदित्य ने कांपते हाथों से वो डायरी खोली और उसमें लिखे संस्कृत और तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे माहौल का भौतिक विज्ञान ही जैसे बदल गया। देखिए, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, वे विशेष ध्वनियां और कंपन होते हैं जिन्हें पारलौकिक शक्तियों को बांधने या तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब वो मंत्र उस एंटिटी को चोट पहुंचा रहे थे? हाँ, वो ध्वनि तरंगे सीधे उस एंटिटी के खिलाफ एक हथियार की तरह काम कर रही थीं और जवाब में उस शक्ति का हिंसक होना एकदम तय था। और उसका हिंसक रूप इतना भयानक था कि इंसान की सोच ही काम करना बंद कर दे। जैसे ही मंत्रों की आवाज तेज हुई, उस काले कुएं के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी।
वो तांत्रिक और औरत की चीखें होंगी। वो चीखें किसी एक इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि कई लोगों के एक साथ तड़पने जैसी थी। अचानक हवा इतनी तेज चलने लगी कि आसपास के पेड़ों की डालियां जमीन को छूने लगी। और फिर जो हुआ वो तो भौतिक विज्ञान के हर नियम को धक्का बताता है। क्या हुआ? रिया, जो अब तक जमीन पर बेसुध पड़ी थी, अचानक हवा में उठने लगती है। लेविटेशन। वो जमीन से करीब 2 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। उसकी सफेद आंखें खुली हुई थीं और वो एक अमानवीय आवाज में हंस रही थी। लेविटेशन ये दर्शाता है कि शक्ति ने उस शरीर पर भौतिक दुनिया के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये अपनी चरम ताकत दिखाने का तरीका है। और अपनी चरम ताकत दिखाते हुए कुएं के उस अनंत अंधेरे में से ना एक बहुत ही लंबा, काला, विकृत सा हाथ बाहर निकलता है। बाप रे। देखते ही देखते वो हाथ समीर को खींचकर उस कुएं के गहरे अंधेरे में ले जाता है। कुछ सेकंड के लिए समीर की चीखें गूंजती हैं और फिर एक भयानक खामोशी छा जाती है, हमेशा के लिए। उस शक्ति को एक आत्मा चाहिए थी और उसने वो ले ली। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल हथौड़े की तरह बज रहा है कि समीर ही क्यों? क्या उस शक्ति ने समीर को इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहले कुएं के पास जाने का मजाक उसी ने किया था? क्या ये उनका अपना कोई न्याय करने का तरीका था? ये सोचना हमारी इंसानी फितरत है कि अलौकिक शक्तियाँ हमारे न्याय या तर्क के हिसाब से काम करती हैं। सच्चाई ये है कि डार्क एंटिटीज को हमारी नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता। तो फिर समीर को क्यों चुना? उन्हें सिर्फ अपनी कीमत वसूलने से मतलब होता है। डायरी का नियम था कि मांगी गई चीज वापस करनी होगी, लेकिन रिया ने पैसा मांगा था जो उसे मिला ही नहीं था, तो वो वापस क्या करती? हाँ, ये भी है। कुएं को तो अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए बस एक आत्मा चाहिए थी। जो भी शक्ति वहां मौजूद थी उसके लिए शिकार की पहचान मायने नहीं रखती। समीर डर कर भाग रहा था और वो उस शक्ति के सबसे नजदीक था। जो सबसे कमजोर हो वही शिकार बनता है। एकदम। ये कोई न्याय नहीं था। समीर की कुएं में खिंच जाने के बाद आदित्य अपनी कांपती हुई आवाज में मंत्र पूरे करता है और जैसे ही आखिरी शब्द मुंह से निकलता है, रिया जमीन पर गिर पड़ती है। अनुष्ठान पूरा हो गया। हाँ, वो तूफानी हवा अचानक रुक जाती है। हवेली के पीछे एक ऐसा मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है जो शायद उन चीखों से भी ज्यादा खौफनाक था। ऊर्जा शांत हो गई थी, श्राप टूट गया, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत समीर की जान देकर चुकाई गई। अगली सुबह जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो पुलिस उस कुएं के अंदर जाके छानबीन करती है। उन्हें उम्मीद थी कि समीर का शरीर मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। कोई सबूत नहीं। पुलिस को उस गहरे कुएं के अंदर सिर्फ सीलन भरी दीवारें मिलती हैं और उन दीवारों के पत्थरों पर कुछ गहरे नाखूनों के निशान। वे नाखूनों के निशान इस बात का ठोस सबूत हैं कि समीर सिर्फ हवा में गायब नहीं हुआ था। उसे एक ऐसी पारलौकिक वास्तविकता में खींच लिया गया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, किसी ने उस अंधेरे में अपनी जान बचाने की बहुत खौफनाक जद्दोजहद की थी। ये घटना हमें एक सख्त चेतावनी देती है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनकी शांति को कभी भंग नहीं करना चाहिए। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। सही कहा। रिया उस रात बच तो गई, लेकिन उसकी कलाई पर वो जो काले रंग का जला हुआ निशान बना था ना, वो कभी नहीं मिटा और आज भी उसे सपने में उसी कुएं से आवाज आती है, कीमत अभी बाकी है। ये तो कभी खत्म ना होने वाला डरावना सपना है। और इस पूरी घटना के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा। रिया ने उस कुएं से पैसा मांगा था और कुएं ने उसकी कीमत के रूप में उसके दोस्त की जान ले ली। हाँ, अनुष्ठान तो पूरा हो गया। लेकिन अगर वो कुआं सच में इच्छाएं पूरी करता है, तो क्या रिया को भविष्य में किसी भयानक तरीके से बेशुमार दौलत मिलने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो उस दौलत पर लगे खून के दाग वो कैसे मिटा पाएगी? बाप रे, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंधेरे के इन सवालों पर गहराई से सोचते रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।